विंडो। देखो और क्या क्या है आपको दिख रहा है अपनी क्लासरूम में, क्या क्या पड़ा हुआ है सामान। टेबल। अच्छा नील possessive pronoun। ठंड हो रही है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को प्रणाम। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अंकिता तो आजकल जो है वो फुल छुट्टी मूड में है। सर ये मेरे बेटे ने सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या कह रही हो सीमा जी? ये मेरे बेटे ने बोला गुड इवनिंग, बोलता है मैं बोलूंगा आज गुड इवनिंग। सही है। गुड इवनिंग भविष्य के श्रेष्ठ वैद्य। ये इसका तो पता नहीं, लेकिन बेटी को बनाने का प्लान है मेरा। ये भी बनेगा डॉक्टर साहब, जिसका पता नहीं होता वही बन जाता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। ये तुम्हारी बनाई हुई। सर। हाँ जी डॉक्टर साहब। सर एक चीज पता करनी थी सर। सर जैसे ये अपन आंवले का मुरब्बा डालता है ना जो, तो जैसे हमने उसमें पहले फोक से वो होल्ड करके उसको बॉईल करने के लिए रख दिया। उसके बाद उसमें जो चीनी डलनी है वो मतलब पाक करके डले या फिर सिंपल उसको फिल कर दे ऐसे ही? नहीं, पाक करके डलेगी डॉक्टर साहब। अच्छा, वो जैसे चाशनी टाइप जो बनती है। हाँ, चाशनी करके। ओके सर। एक मुझे किस किस से माफी मांगनी है? कमलजीत जी, आपको मैं फोन नहीं कर पाया, इसके लिए माफी चाहूंगा। और भी एक आध दो जने थे, मतलब मैं एक सामूहिक माफी मांग लेता हूँ। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार सर। सर मुझे नमस्कार जी। सुरभि जी, हाँ जी सुरभि जी बोलिए। पूछनी थी। आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, अभी आ रही है? हाँ जी आ रही, अब आ रही है। सर मैं ना ये पूछ रही थी, मेरा नेफ्यू है ना सर, उसको ना दांत में कीड़ा लग रहा था, है ना, तो उसके ना सारी जो दाढ़ होती है ना उसमें कैविटी बन गई, और वो ना उसको उसके पीछे वाला जो मसूड़ा है ना, दाढ़ के पीछे वाला जो स्पेस है वहां पे स्वेलिंग भी हो रही है। अब उसकी ना हमने फिलिंग करवा दी थी एक्चुअली स्टार्टिंग में, जब उसको ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो ना अब उसको ना वो हर दूसरे दिन रोता रहता है, अभी भी रो रहा है नीचे। तो मैंने कहा सर मेरे को नहीं आ रहा है, मैं सर से पूछ रही हूँ क्या करें उसका। अभी तो उसको ना ऐसा लग रहा है मेरे को अंदर सूजन हो रही है और मोटा मोटा भी हो रहा है, वो बार बार ना सबकी फिंगर पकड़ पकड़ के अपने मुंह के अंदर डालता है कि यहाँ दर्द हो रहा है, तो पेन किलर कभी दे देते ठीक हो जाता है, एक दो बार बीच में दिया, फिर वो दोबारा से उसको होने लगता है, तो वो पूरा 3-3 4-4 घंटे रोता ही रहता है। गोदंती डॉक्टर साहब, गोदंती जो है ना पाउडर लेके, हाँ जी सर। गोदंती का, वो उसके दांत में हाँ जी। मसलो आप। अच्छा ठीक है सर। और सर अब वो जो उसका मसूड़ा फूल रहा है अंदर की साइड सब से ठीक हो जाएगा, दाढ़ सब के। ठीक हो जाएगा। अच्छा, ज्यादा हो तो दंतोत भेद गदांतक रस लेके ना चटा देना। वेदांत तक रस लेके। मैं लिख देता हूँ, आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ये डॉक्टर जगजीत सिंह जी, आपकी एनिवर्सरी कितनी बार है?
मेरी तो सर एक ही बार है, डॉक्टर अमनदीप ने दूसरी बार फिर मना दी। नहीं नहीं सर, एक्चुअल क्या है, उन्होंने पार्टी देने का बोला था ना ग्रुप में, जब तक पार्टी नहीं देंगे तब तक विश करते रहेंगे ना। चलो आप सारे इकट्ठे हो जाओ कहीं पे एक जगह पे, फिर मैं पार्टी देता हूँ। अमनदीप जो है ना वो थोड़ी सी ऐसी है, पता नहीं चलता क्या चल रहा है सिस्टम, है ना अमनदीप? सर गुड इवनिंग सर। तो मैं एक्चुअली मैंने ना फेसबुक पे देखा, तो मैंने कहा शायद विश नहीं किया इनको, तो मैंने इसलिए कर दिया आज। मुझे पता ही नहीं लगा सर उस दिन कब थी देखो इनकी। आप मेरे ख्याल से आपके ज्यादा जानने वाले हैं ना डॉक्टर जगजीत? हाँ जी सर। पर फिर भी एक्चुअली मैंने फेसबुक चलाई नहीं अच्छे से 2-3 दिन ना, मैं बिजी थी, तो मुझे पता नहीं चला। अच्छे से चलाया करो। तो ग्रुप तो चला रहे थे आप। सर गुड इवनिंग। ग्रुप पे भी नहीं देखा डॉक्टर साहब मैंने, डॉक्टर जयेश की उनको मैंने विश किया था, आपको मैंने विश नहीं किया ग्रुप पे। हाँ मैंने वो उनका तो देख लिया था, मैंने कहा मेरा भूल गए ये। हाँ हाँ देखो जी तो मुझे नहीं पता चला। ये देखिए जी, चलिए जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी सर, जो डॉक्टर सुरभि बात करी थी ना, एक ना लार्सन का वो आता है जीबी पेंट, माउथ पेंट आता है, हाँ जी हाँ जी आता है। जैसे उनकी G30 टैबलेट्स, तो माउथ पेंट सर वो बहुत बच्चे बहुत इजीली उसको लगा सकते हैं। कौन सा पेंट है मैम? मतलब लार्सन का है G32 माउथ पेंट, लेकिन वो यहाँ तो है आप लुधियाना में ही हो ना डॉक्टर सुरभि? नहीं हेलो। मेरठ नहीं नहीं, मेरठ। मैं मेरठ में हूँ। तो वो पता करना पड़ेगा लार्सन का, तो फिर आपको G32 माउथ पेंट मिल जाएगा डॉक्टर साहब, मिल जाएगा। वो लिक्विड है तो चलो बहुत। चलिए मैं ना पता करती हूँ। एक्चुअली सर वो रोता ही रहता है, 3 बज जाते हैं सर, रात को इतना पेन होता है, मैं तो परेशान हो गई। मैंने कहा मेरे को याद आया, मैं सर से पूछी। एक तो मैं 5-6 दिन से खुद ही बिजी थी, क्लास भी नहीं कर पा रही थी। उससे मिल जाता है डॉक्टर साहब रिलीफ बहुत जल्दी, माउथ अल्सर में बहुत ही जल्दी। वंदित पाद पद्मं लोके जरा भय मृत्यु नाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिष्टतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यौषकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारु पीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगलवनं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदा रोल ऑफ आर्म इन वंध्यत्व। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। रोल ऑफ आर्म इन इनफर्टिलिटी। आज हम वंध्यत्व या इनफर्टिलिटी पर बात कर रहे हैं, मतलब इनफर्टिलिटी पर बात नहीं कर रहे हैं, आर्म के रोल की बात कर रहे हैं कि वो इनफर्टिलिटी को में उसका क्या योगदान है। मैं ये देखता हूं कि एक तो इनफर्टिलिटी जो है वो इस समाज में अब बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि एक बर्निंग वो है। बहुत से कारण हैं, स्ट्रेस है, खाना पीना ठीक नहीं है, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, काफी चीजें हैं।
अब एक बात तो जो हम ये कहेंगे, अगर मैं पहली लाइन कहूंगी तो इनफर्टिलिटी इज ए प्रॉब्लम ऑफ द कपल. इट या बिल्कुल भी नहीं है कि इट्स ए फीमेल प्रॉब्लम और इट्स ए मेल प्रॉब्लम. Infertility is a problem of couple, not of the female alone, and it is not an independent disease, but a condition resulting from various diseases or various factors related to both the male and the female. The male is directly responsible in 30%. The female is 30%, and the both responsible in 30% cases. The remaining 10% unexplained, in spite of through investigation with modern technical know-how. कि किस तरीके से जो है वो हमें मालूम पड़ जाता है कि भाई ये इस तरीके की कोई दिक्कत है. तो जो पॉजिटिव फैक्टर फीमेल्स में होते हैं उसको हम दो भागों में बांट देते हैं. पहला भाग इनडायरेक्ट और नॉन स्पेसिफिक फैक्टर. जो इनडायरेक्ट और नॉन स्पेसिफिक फैक्टर हैं, इसमें जो आता है वो ये है कि भाई जैसा कि अगर आप चरक का योनि व्यापद वाला अध्याय देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है मिथ्याचारेण अस्तिनाम प्रदुष्टानार्थेंच. तो मिथ्या आहार विहार के कारण जो है मिथ्या आहार मिथ्या विहार जो कि वाताति दोषों को प्रकोपित करता है, जिसके फलस्वरूप आमोत्पत्ति होती है. और कुछ जो है डायरेक्ट और स्पेसिफिक फैक्टर्स भी हैं. जो डायरेक्ट और स्पेसिफिक फैक्टर हैं उनको हमने दो भागों में विभाजित कर दिया है, प्राइमरी फैक्टर और सेकेंडरी फैक्टर. प्राथमिक निदान और द्वितीय निदान या गौण निदान. इससे पहले कि जब हम बात करें तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि गर्भ उत्पादक सामग्री, इट मीन्स कि आपको क्या क्या चाहिए कि गर्भ की उत्पत्ति हो सके. जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो एक सवाल जो है वो अक्सर आपसे पूछा जाता होगा, और ये श्लोक जो है वो आपने एनाटॉमी में याद भी किया होगा अगर किसी ने पढ़ाया होगा तो. ऋतु क्षेत्र अंबु बीजानाम समग्र्याद अंकुरो तथा ध्रुव चतुर्णाम सानिध्याद गर्भस्याद विदुपूर्व का. किसी भी बीज के किसी भी संतति की उत्पत्ति के लिए, जैसे खेत में क्या चाहिए, अगर आप देखेंगे कि जब आप किसी चीज की बिजाई करते हैं तो ऋतु का, क्षेत्र माने खेत का, उसमें पानी लगने का और उसमें पड़ने वाले बीज के फलस्वरूप है जो है वो अच्छी फसल जो है उत्पन्न होती है. चार चीजें चाहिए कि एक तो पर्टिकुलर सीजन चाहिए, आपका खेत यानी कि आपकी जमीन जो है वो सबसे अच्छी होनी चाहिए, पानी अच्छा लगना चाहिए, और जो बीज डाल रहे हो आप, जो खाद डाल रहे हो आप, वह अगर अच्छी है तो उसके फलस्वरूप, इन चारों के फलस्वरूप जो है एक अच्छा अंकुर उत्पन्न होता है. उसी प्रकार से जिस प्रकार से खेत में ऋतु क्षेत्र अंबुर बीज चाहिए, उसी प्रकार से संतान को उत्पन्न करने के लिए जो आपका ऋतु काल है, जो आपका क्षेत्र यानी गर्भाशय है, जो फ्लूइड है, आपका यूटेराइन फ्लूइड है जो कि यूटेराइन बेड के निर्माण के लिए आवश्यक है, और स्पर्म एंड ओवम जो बीज है वह जो है
वह विधिवत और श्रेष्ठ होने चाहिए, तभी उसके फलस्वरूप जो है वो गर्भ जो है वह उत्तम प्रकृति का उत्पन्न होता है और उत्पन्न होता है। तो गर्भ की उत्पत्ति की सामग्री के लिए क्या है? ऋतु माने जो काल है, यानी कि जो ब्लीडिंग पीरियड है आपका 12 से 16 के पश्चात, और फिर उसके पश्चात जो है वो फैलोपियन ट्यूब जो है वो ओपन होती है। क्षेत्र माने यूटेरस, वो क्षेत्र जो है उसकी स्थिति कैसी है, उसको मिलने वाले रस की स्थिति कैसी है, और जो माता या जो स्त्री बीज बना रही है, इस स्त्री बीज को हम ओवम की संज्ञा देते हैं या अंड की संज्ञा देते हैं, और जो पुरुष बीज को या पुम बीज को हम स्पर्म कहते हैं। वह सब कैसे होने चाहिए? दे आर परफेक्टली ऑल राइट। तो ये गर्भ उत्पाद सामग्री है जो हमें समझ में आनी चाहिए। अगर डिफेक्ट ऋतुकाल में है, जैसे नष्टार्तव हो गया, डिफेक्ट क्षेत्र में है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें भी जो है गड़बड़ है, क्षेत्र आपका जो है यानी कि जो जिस जमीन में उगाया जाना है या जहां पर जो है वो बीज उत्पन्न होना है, गर्भ उत्पन्न होना है, उसको भी हमने 2 भागों में 3 भागों में डिवाइड कर दिया। कुछ फंक्शनल डिसीज हैं, जैसे कि प्रदुष्ट आर्तव है 8 प्रकार का, श्वेतपदर है, शुष्क योनि है, ठीक है ना। तो उनमें भी जैसे 8 प्रकार का जो प्रदुष्ट आर्तव है उसमें से कुछ वातज हैं, कुछ पित्तज हैं, कुछ कफज हैं। ऑर्गेनिक डिसीज हो गई जैसे कर्णनी, महायोनि, उदावर्त, गर्भाशय अर्बुद, योनिकंद, योनि अर्श, बीज कोश ग्रंथि शोफ, जिसको आप पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज कहते हैं, एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, एटसेट्रा। ये ऑर्गेनिक डिसीज हो गई। नंबर 3 पर आता है कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज, बीज दोष, ठीक है ना। आपको बच्ची को वहीं से मिला, अंतर्मुखी, सूक्षीमुखी और शंडी, ठीक है ना। स्त्री जो है वो बंधत्व की स्थिति को ही प्राप्त होकर उत्पन्न हुई। 3 कंडीशन ये हो गई जो कि डिफेक्ट इन क्षेत्र में थे। तीसरा डिफेक्ट इन अंबो, तो इम्प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियल बेड और यूटेराइन बेड बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन नरिशमेंट फ्रॉम रस धातु। रस धातु का निर्माण सही तरीके से नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप जिस रस की धातु जो है वह 2 है, स्तन्य एवं आर्तव। अब जब तक स्त्री गर्भवती नहीं होती तब तक आर्तव जो है 2 प्रकार की उपधातुओं में तो आर्तव उत्पन्न होता है, और जैसे ही आर्तव बंद होता है स्तन्य की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है उसी रस धातु के फलस्वरूप। ये आपको सर्वविदित है, ठीक है ना। तो यानी कि जैसे ही वो पार्ट जिसने की आर्तव को निकालना बंद किया तो वो ऊपर जाकर जो है क्या कर देता है, मेमरी ग्लैंड्स को एक्टिव कर देता है, जिसके फलस्वरूप दुग्ध की उत्पत्ति या स्तन की उत्पत्ति होना शुरू होती है और माता के स्तन में दुग्ध की उत्पत्ति या स्तन उत्पत्ति हो जाती है। डिफेक्ट्स इन बीज, abnormal formation of स्त्री बीज which is called ovum and abnormal formation of शुक्र बीज which is called sperm। तो बीज भी ठीक होना चाहिए, अंबु भी ठीक होना चाहिए, और बंधत्व के कारणों में हमने ये देख लिया कि कहां कहां दिक्कत आ सकती है। कुछ सेकेंडरी फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि मधुमेह है, किसी को डायबिटीज है, या कोई स्त्री मानसिक रोगी है, या किसी स्त्री को थायराइड की समस्या है, या कोई स्त्री जो है वो आवश्यकता से अधिक पतली है या आवश्यकता से अधिक मोटी है, ठीक है ना। निंदीय पुरुषों में है जिसकी जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस को दिखा रही है। तो किन्हीं की वजह से ये जो सेकेंडरी गौण कारक हैं, यह भी जो है वह हमारे ध्यान में रहना चाहिए जबकि हम किसी
बंधत्व के केस को देख रहे हो या उसका अध्ययन कर रहे हो। संप्राप्ति, तो as I said earlier कि ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीजाना, these are the chief factors responsible for conception। और मैंने आपको ये बता दिया कि जो कॉजेटिव फैक्टर्स में हैं हमने उनको ढूंढा और उनको कैटेगराइज किया। These factors are maintained healthy and normal by proper nourishment through ras from circulation। If ahar ras is not formed properly, the resultant amras will do access into circulation in the form of sukshma amras। This sukshma amras, after entering into circulation, cause abnormality in ritu, kshetra, ambu and bees, because garbhotpadak artav is upadhatu of rasadhatu, which ultimately resulting into bandhatva। So first we see संप्राप्ति ऑफ एबनॉर्मलिटी इन ऋतुकाल। ऋतुकाल यानी कि जिस टाइम में माता को, स्त्री को जो है ब्लीडिंग होती है ना, तो ऋतुकाल दैट इज 12 or 16 days of ovulation period maintained properly when आर्तव is normal। तो जो 28 दिन का समय है उनमें 12 और 12 और 16 डेज ऑफ ओव्यूलेशन पीरियड। अब ये हमें मालूम है कि आर्तव जो है वो उपधातु है किसकी? रस धातु की। और हम ये कह के आए कि ऊष्मो अल्प बलत्वेन धातुम आद्यम अपचितम दुष्ट आम अमाशय गतम रसम आमम प्रचक्षते। तो वह जो कड़ी स्टार्ट हुई जठराग्नि के लेवल पर, तो जठराग्नि के लेवल से जो कायल था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसे कायल ही मानेंगे हम, जो कि आद्य रस है, और यह फिर भूताग्नि को प्राप्त हो फिर जाकर जो है वह रस यानी कि जो टिश्यू है उसमें परिवर्तित होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कि धातुम आद्यम अरस धातुम आद्यम अपचितम दुष्ट अमाशयगतम रसम आमम, तो वो जो रस है वो कायल है, और फिर वो जो सूक्ष्म आम रस है वह पहुंचता है सर्कुलेशन में, और आर्तव वह स्त्रोतोरोध को उत्पन्न कर देता है। आमरस इन द सर्कुलेशन, आर्तव इज नॉट फॉर्म्ड प्रॉपरली। Because of artav is not formed properly, it causes artav vahadushti, which ultimate becomes into the nasht artav, which causes bandhatva। Amras into circulation, artav is not formed properly, artav vahadushti, आर्तव वह दृष्टि के फलस्वरूप आर्तव जो है वो आना बंद हो जाता है, जो कि बंधत्व का कारण बनता है। यह जो है क्या है? एबनॉर्मलिटी इन ऋतुकाल। संप्राप्ति ऑफ एबनॉर्मलिटी इन क्षेत्र। क्या होता है कि जो हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल है ना। हम कहते हैं ना कि भाई ये प्रजनन अंग है, और प्रजनन अंग जो है वह पूर्णतया शुद्ध होने चाहिए, निरापद होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसेप्शन which are maintained functionally and structurally by proper nourishment, again by रस धातु। और when रस धातु is vitiated, जब रस धातु जो है वो प्रकोपित हो जाती है, दुष्ट हो जाती है, with आम
it causes functional and the structural abnormalities of क्षेत्र। अब जो क्षेत्र है उसमें हम क्या ले रहे हैं? सबसे पहले प्रदुष्ट आर्तव। प्रदुष्ट आर्तव माने menstrual abnormalities। If आर्तव vitiated with सूक्ष्म आमरस, it is called प्रदुष्ट आर्तव। आर्तव vitiated with सूक्ष्म आमरस, it is called प्रदुष्ट आर्तव। और यह 8 प्रकार का बताया गया है। और जब यह प्रदुष्ट आर्तव होता है तब उसमें क्या होगा कि ये समस्या आएगी जी कि जो 28 दिन का चक्र है वो या तो कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, या अधिक हो जाएगा। और कम या ज्यादा होने के बाद इसके बाद एक लक्षण और आएगा कि इम्प्रॉपर ब्लीडिंग होगी। कभी दाग देकर ही छूट गया, या ऐसा होगा कि ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग हो रही है जी, जिसके फलस्वरूप ओव्यूलेशन डज नॉट ऑकर प्रॉपरली, विच कॉजेज बंधत्व बिकॉज ऑफ प्रदुष्टेन आर्तवेन च। नंबर 2, अगर आप देखेंगे ना, कई बार क्या होता है, कई लोग केस ट्रीट करते हैं, सोचते हैं अगर आप स्तन्य शोधक द्रव्य देखें, स्तन्य प्रजनन द्रव्य देखें, या देखें तो वहां पर ना मुस्ता, दारू हरिद्रा ऐसे द्रव्य आपको दिखेंगे। तो ये द्रव्य क्या करते हैं? एक्चुअली में दे आर डूइंग नथिंग। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर रस, वो आहार रस और रस को निर्माण करने की प्रक्रिया को सही कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप स्तन्य उत्पन्न हो सकता है। आप एक बार अभी जब हम नजर डालेंगे तब में आप देखेंगे कि किस तरीके से केवल आमोपाचन के फलस्वरूप जो है वो इनफर्टिलिटी को दूर किया जा सकता है। श्वेत प्रदर, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, इसमें क्या होता है कि भाई एब्नॉर्मल एक्सेसिव वेजिनल डिस्चार्ज जो है, और ये जो एब्डोमिनल एक्सेसिव वेजिनल डिस्चार्ज है ये कैसा है? इट इज पिच्छिल, दुर्गंध, गुरु, वह इसके अंतर्गत इसमें उपस्थित होते हैं। और मैं फिर वही बात कहूंगा कि द नॉर्मल सीक्रेशंस ऑफ reproductive organs maintained by proper nourishment from rasa dhatu. If these structure are vitiated with arm, अब यहां पर vitiated with arm means bacteria and in other some condition etc. कई बार क्या होता है कि जो मैंने एक और भी केस पढ़ा था, तो श्वेत प्रदर आदि जो इन्फ्लेमेटरी है उसमें क्या होता है कई बार की सही तरीके से साफ ना रहने के कारण, अनहाइजीनिक कंडीशन के कारण बैक्टीरियल और अदर कंडीशंस उत्पन्न हो जाती हैं। और आम में मैंने ये कहा था कि ये एंटीजन की तरह कार्य करने लग जाते हैं, बैक्टीरिया और वायरस। तो जब वो बैक्टीरिया जो आते हैं और वो वहां पर आकर क्रिया करते हैं तो वो साम कंडीशन को उत्पन्न कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप डिफेक्टिव वेजिनल डिस्चार्जेस जो होते हैं वो होने लग जाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या हो जाता है कि वो आम जो है वह दुर्गंधता को, पिच्छलता को उत्पन्न करता है, गुरुता को उत्पन्न करता है, रस धातु की दूषित अवस्था के कारण वह उत्पन्न होता है। और these guru पिच्छल गुण secreted are not suitable because of the gati avrodh for entry and passage of बीज, स्पर्म, पुम बीज की एंट्री जो होती है वो उसमें बाधा उत्पन्न करती है, जिसके फलस्वरूप बंधत्व उत्पन्न हो जाता है। स्टिकी हो गया पैसेज, तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि स्पर्म जो है वह वहीं पर जाकर जो है उसकी एंट्री ही जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाती, या वो वहां पर गया भी तो भी जो इस वहां की जो कंडीशन है जो वो सूटेबल नहीं होता पाथ, और उसके फलस्वरूप जो है दिक्कत आ जाती है। बीज कोश ग्रंथि शोफ,
बीजकोश ग्रंथि यानी कि ओवरी। तो नॉर्मल फंक्शन ऑफ बीज ग्रंथि, बीजकोश ग्रंथि विच इज ओवरी इज टू प्रोड्यूस्ड बीज विच इज ओवम ड्यूरिंग ऋतुकाल। ऋतुकाल के दौरान ओवरी के द्वारा ओवम का उत्पादन किया जाता है, बीजकोश ग्रंथि के द्वारा अंडाणु की उत्पत्ति होती है ऋतुकाल के समय। इट इज गवर्न्ड बाय शुक्र धात्वाग्नि। अब आप एक सवाल ये कहेंगे कि क्योंकि आप हमारा तो क्या है ना कि शुक्र जब शुक्र की बात करते हैं तो वो पुरुष के अधिकार क्षेत्र में चला जाता है, ऐसा कई लोग मानते हैं। परंतु जब हम शुक्र की बात कर रहे हैं तो स्त्री का जो शुक्र है वो क्या है, फॉलिकुलर, जो शुक्र धात्वाग्नि है, दैट इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन। तो उसको मैं किसके अंतर्गत लेता हूं, शुक्र धात्वाग्नि के अंतर्गत लेता हूं। और मेल का जो है वो अलग चला जाता है। तो जो स्त्री में भी शुक्र है, क्योंकि भाई धातुएं तो रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र है। अब इसमें तो कोई ऐसा है नहीं कि भाई स्त्री में शुक्र उत्पन्न नहीं होता, बिल्कुल होता है। और उस शुक्र धात्वाग्नि मांद्य यानी कि FSH और LH की कमी के कारण, अब ये FSH और SH जो है वो रस में उत्पन्न है, रस धातु में उपस्थित है। और बिकॉज ऑफ मंदाग्नि ड्यू टू वेरियस कॉजेज एट शुक्र धातु लेवल result into formation of arm leading to abnormal functioning of बीजकोश ग्रंथि or you can say ovary. This arm factor attributes to guru स्थिर गुण in lining membrane of ovum. जो ओवम की लाइनिंग मेम्ब्रेन है उसमें यह गुरु गुण जो है, यानी कि मेम्ब्रेन का जो, क्योंकि वो सही तरह से परमेबिलिटी नहीं हो पाएगी। बिकॉज ऑफ दीज गुण्स मेम्ब्रेन्स बिकम थिक एंड फॉर्म सिस्ट लीडिंग टू नॉन रप्चर ऑफ फॉलिकल एंड नॉन रिलीज ऑफ ओवम। Hence, stri bees or ovum is not formed properly and not released because of ama condition, which is one of the major cause of bandhatva nowadays. So, when you're treating polycystic ovarian disease, there is a Shukra Dhatpagni Mandya. What is the meaning of Shukra Dhatpagni Mandya is that the disturbance of FSH and LH, follicular stimulating हार्मोन और ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन की अव्यवस्था के कारण क्या होता है कि इसकी धात्वाग्नि मंद हुई। अब इसके भी कई कारण हैं, उसका कारण भी जो है जैसे स्त्री जो है, एक ये भी बड़ा वो चल पड़ा है ना, क्योंकि क्या होता है कि कई जो, देखिए एक सिंपल सी बात है, लोग प्लान करते हैं ना, आजकल बच्चे प्लान करते हैं कि भाई हम शादी के हम कैरियर बना लेंगे, 1-2 साल के बाद करेंगे। सो they are taking multiple contraceptive pills which causes the Shukra Dhatwagni Mandya. So ये और भी कई कारण हैं जिसके फलस्वरूप जो है वो शुक्र धात्वाग्नि मांद्य होता है कि फास्ट फूड जो है वो ज्यादा ले रहा है, घर का काम करना नहीं है, बाहर, मतलब वो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि पुरुष को और स्त्री को जो है वो बंधत्व की ओर ले जाती हैं, उनकी शुक्र धात्वाग्नि को कम कर देती हैं। तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो बीजकोश ग्रंथि है उसमें आम धातु की उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि वह कन्वर्शन नहीं कर पा रही, और जिसके फलस्वरूप गुरु स्थिर गुण जो है वह ओवम की लाइनिंग मेम्ब्रेन में बन जाता है, वह मोटा होता चला जाता है और सिस्ट का निर्माण कर देता है। अब कैसे टूटेगा जी वो फॉलिकल, और फॉलिकल जब नहीं टूटेगा तो ओवम का रिलीजेशन नहीं होगा, ओवम जो है वो रिलीज नहीं होगा, और जो क्या करेगा, बंधत्व की उत्पत्ति करेगा। संप्राप्ति ऑफ एबनॉर्मलिटीज ऑफ अंबु। According to Dalhan, Ambu is the responsible factor for nutrition of Kshetra.
दैट इज एंडोमेट्रियम। क्षेत्र क्या है जिसको हम मान रहे हैं एंडोमेट्रियम हो गया क्षेत्र। Ambu is the responsible for proper endometrial bed formation in गर्भाशय। In Shariristhan second chapter 33 in second verse Dalhan quoted Ambu पुनर आहार पाकजो व्यापी रसधातु बीजम स्त्री पुंसयो। पोषक धातु which nourishes गर्भाशय present in रसधातु enter into गर्भाशय through आर्तवः स्रोतस। If Ambu is in arm condition due to various causes, आर्तवः स्रोतस get दुष्टि leading to improper supply of nutrition. Due to improper supply and Sam Ambu, formation of endometrium will not be proper, which is unsuitable for implantation of a garb, that is zygote, leading to बंधत्व। तो एंडोमेट्रियल बेड का निर्माण ही जो है वो हम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि बंधत्व की उत्पत्ति होती है। साम अंबु। संप्राप्ति ऑफ एबनॉर्मलिटी ऑफ बीज। शुद्ध शुक्र, शुद्ध आर्तव are responsible for गर्भ formation. शुद्ध शुक्र जो है वह कैसा होना चाहिए? स्फटिकाभम होना चाहिए, मधुरम मधुगंधी होना चाहिए, ठीक है ना। और स्त्री का भी जो है गुंजा फल सवर्णम इस कांकणंती प्रकाशम, ठीक है ना। इस प्रकार का शुद्ध शुक्र और शुद्ध आर्तव होना चाहिए। विचार नहीं करते हम, और हमें विचार करने की आवश्यकता, क्योंकि हम अगर मान लो बंधत्व का केस आ गया तो हम सीधा पुष्प धनवारस पे लग जाते हैं, एंड वी आर नॉट गेटिंग रिजल्ट एट ऑल। ना हमने कभी बीज का विचार किया, ना जो बाजार में दवाई आ रही है बर्गीफॉन टिर्गीगॉन, और वो इस तरह से दवाइयां देकर और वो दे देते हैं और सफलता प्राप्त नहीं होती। तो शुक्रम शुक्लम गुरु स्निग्धम मधुरम बहुलम, इस प्रकार का जो शुक्र होता है वही जो है गर्भ को उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखता है। It means the semen which is white, heavy, sticky and sweet in taste, more in quantity, which may look like the color of ghee, honey and oil, tail shaudra nibham tatha, is always fertile. Out of several causes of male fertility in clinical practice, oligospermia, क्षीण शुक्र, is considered one of the most prevalent causes. बहुत केसेस आएंगे आपके पास। और WHO क्या कहता है कि sperm count, if the sperm count is less than 20 million per ml, this is the case of oligospermia. This condition occurs due to various causative factors which can be classified into two, indirect and direct. Indirect factor क्या है? मिथ्या आहार विहार, जो कि क्या करता है? दोष का विशेषण करता है, आमोत्पत्ति करता है, जिसके फलस्वरूप फेनिलम तनुरूक्षम च विवर्णपूथि पुच्छलम अन्य धातु अवसादीता 8 संस्ट्रम अवसादी, जो मैंने आपको 8 प्रकार के शुक्र दोष याद कराए थे, वह उत्पन्न हो जाते हैं।
जिसके फलस्वरूप क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर वेशिएटेड विद वातादि दोष एंड आम। मेल को भी क्या होता है, बैक्टीरियल या अदर सम कंडीशंस जो हैं उसमें उत्पन्न हो सकती हैं, causing abnormal semen formation. In this condition, semen and sperm possesses arm लक्षणs like पूती, पिच्छिल, दुर्गंध, अभिषंद, पूतीपुई, which are not suitable for गर्भाशय formation, resulting in infertility. Direct factors. The factors directly interfere with shukra or sperm formation. The normal function of testis is to produce healthy sperm, and as like women, it is maintained by shukra dhatvagni. And here shukra dhatvagni means FSH and testosterone. And proper nourishment to reproductive organ from rasa dhatu, because of mandagni due to various causes at shukra dhatu level, result into formation of arm at the level leading to abnormal functioning of testis and abnormal semen formation, thereby infertility. So the causative factors, arm causating factors and the shukra dhatvagni mandi factors are becoming responsible for infertility in male. So when you're treating the case of infertility, arm must be considered as a chief pathogenic factor. That's why if you see the first chapter of Charak in Rasayana Adhyay और वाजीकरण अध्याय, where वहां पर जो चरक क्या कहते हैं कि भाई आप जो है रोगी को लंघन पे कर दीजिए और बिना शोधन किए हुए कोई भी वाजीकारक औषध नहीं देना, नहीं तो क्या होगा। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से आप किसी दीवार पर जो कि उसको पुट्टी करते हैं ना अपन दीवार पर रंग करने से पहले, तो आपने कहा खराब दीवार पर जैसे आप कितना भी रंग कर दो उस पर कोई रंग नहीं चढ़ेगा। तो यू हैव टू क्लींज योर बॉडी, देन दीपन, पाचन, लंघन और शोधन, प्यूरिफाई योर बॉडी, देन यूज एनी वाजीकारक और रसायन औषध टू बेनिफिट दीज ड्रग्स। अगर आपको इन औषध से बहुत अच्छा लाभ लेना है तो शरीर को शोधन की प्रक्रिया में डालने के पश्चात अग्नि दीपन कीजिए, जो कि तुरंत ही हो जाएगा, और उस इग्नाइट अग्नि के द्वारा रसाग्नि और शुक्राग्नि, अगर आप इस चीज को बहुत ध्यान से अगर सुन रहे होंगे तो दो चीजों के नाम आए। एक तो रसाग्नि का लेवल जो है वो आपने देखना है और एक शुक्र धात्वाग्नि का लेवल देखना है, शुक्राग्नि का लेवल देखना है। शुक्राग्नि फीमेल में FSH और LH और मेल में FSH और टेस्टोस्टेरोन। और रसाग्नि का जो है उसको मैं इंसुलिन के रूप में लेता हूं। तो कई मेल जो होते हैं वो अगर या फीमेल होती हैं अगर वो मधुमेह से पीड़ित होती हैं तो रस धातु के दुष्ट होने के फलस्वरूप रस आधिक्यता जो है वह उत्पन्न हो जाती है, जो कि अल्टीमेटली क्या करती है, स्त्रोतोरोध उत्पन्न करती है। तो चरक का अध्याय क्या है, रसायन अध्याय। तो रसायन अध्याय का मतलब ये नहीं है कि वो आपको, हम हमेशा यही सोचते हैं आहार रस को सही तरह से उत्पन्न करने की प्रक्रिया है ताकि जो है धातु साम्य बना रहे। और दूसरा है कि आप शुक्र, आपके पास दो पॉइंट हैं, एक प्रारंभ का पॉइंट है, आप कहीं से भी शुरू कर लीजिए, रस से शुक्र तक चले जाइए, शुक्र से रस तक चले जाइए। इसलिए उन्होंने बीच का कोई अध्याय नहीं दिया, मासीकरण अध्याय नहीं दिया, उन्होंने क्या दिया है, रसायन अध्याय और वाजीकरण अध्याय। इन दो चीजों से ही आप उत्पन्न कर सकते हो। तो
सूक्ष्म आमरस जो होता है वो स्त्रोतोरस, मैंने बता दिया कि आपको किस तरह से बीज दोष करता है। सेकेंडरी फैक्टर्स में भी मैंने आपको बता दिया कि भाई मधुमेह, स्थौल्य, ऐसी कई कंडीशंस होती हैं जो कि विभिन्न लेवल पर जो है अग्निमांद्य करती हैं। वो जठराग्नि मांद्य भी हो सकता है, वो भूताग्नि मांद्य भी हो सकता है, वो धात्वाग्नि मांद्य हो सकता है, वो महाभूताग्नि मांद्य हो सकता है। इन दिस कंडीशन मलरूप धात्वाग्नि existing in the body causes strotolod leads to abnormality in ritukala, kshetra, ambu and beej, which causes ultimately बंधत्व। अब जब हम चिकित्सा करेंगे तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी दे लीजिए मेल इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए, लेकिन जब तक आपने आम दोष को दूर नहीं किया ना और उसको नहीं समझा, यू कांट गेट द रिजल्ट परफेक्टली। सो द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ बंधित्व कंसिस्ट टू आभ्यंतर चिकित्सा एंड बाह्य चिकित्सा। आभ्यंतर चिकित्सा ओरल मेडिकेशन कंसिस्ट ऑफ दीपन, पाचन, लेखन, अपान वातहर एंड गर्भाशय शोधक ड्रग। नंबर 2, स्थानीय चिकित्सा, लोकल ट्रीटमेंट कंसिस्टिंग उत्तरवस्ती, पिचू, योनि, धौत, जिसको क्या कहते हैं, douche. These local procedures through vaginal routes procedure help in restoring and proper functioning of reproductive organs by clearing garbhashaya marga, reproductive passage, increase proper blood supply and nourish reproductive tissue and maintains its normality. The treatment of bandhatva depends upon igniting shukra dhatvagni and getting pachan of arm at bees and kshetra level. What I am saying कि you have to ignite the shukra dhatvagni and assimilate the arm at bees and kshetra level by using shukra prasadakara dravya, lead to nourishment to the concerned apparatus of reproduction, and by using shukra kshodhan dravya get arm pachan at the level leading normal function of reproductive organ. In this way, agni and arm pachan plays a vital role in alleviating sterility. The bandhatva can be eliminated and can be reevaluated with the concept of अपत्य संतान कर। अपत्य संतान कर, आपने if you see the chapter of वाजीकरण, अपत्य कर संतानम सद्य संपर हर्षणम, Charak quoted, that is producing an offspring who is capable of producing next healthy progeny for better healthy society. वहां पर लिखा हुआ है संतानमेव। संतान का मतलब जैसे वृक्ष में बहुत सारी वो हो जाती हैं, उसी प्रकार से आपकी भी जो है वो संतान परंपरा है, जो कुल परंपरा है वो आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार से आपने देखना है जब आप चिकित्सा कर रहे हों बंधत्व की। ये मैंने आम का रोल बताया है, कौन कौन सी ड्रग किस किस लेवल पर हमें लेनी है, इनको कैसे 8 प्रकार के शुक्र दोष दूर होंगे, कैसे 8 प्रकार के आर्तव दोष दूर होंगे, किस प्रकार से ग्रंथियों के फॉलिकल्स हार्मोन को स्टिमुलेट कर कर ओवम को निकाला जाएगा, उस ओवम को सही तरीके से कैरी किया जाएगा, और किस प्रकार से शुक्र जो है वो शुक्र शोणितम गर्भाशस्तात्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भत्युच्यते,
तो किस प्रकार से शुक्र शोणित का मिलन हो सके और जाइगोट का निर्माण हो सके और उसके पश्चात वो 9 महीने गर्भ में सही तरीके से गति कर सके, इन सब के बारे में हम चर्चा जो है वो कालांतर में करेंगे। परंतु आम के कंसेप्ट को आपने हृदयार्थ कर लेना है, अच्छी तरीके से समझ लेना है और चिकित्सा करते समय इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू सर। थैंक यू सर। वो कहाँ है मेरी शुक्रिया बच्चियां? सर। मोहन, थैंक यू सर। मोहन है क्या? जी सर जी। कहाँ है वो? सो गई क्या? नहीं सर ये गुस्सा होंगी। चलो बात करो। कहाँ है? सीरत है और कौन है? खुशी। गुड इवनिंग बेटा। सर रिदम और ये रिदम है, आगे 2 चोटी वाली, पीछे खुशी है पिंक में। चलो खूब खूब जियो, खुश बढ़िया रहे, भगवान करे सब खुशियां मिले आप दोनों को, जीते रहो। जी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक है जी। सर अब ना तो ये जो मैं आम और अग्नि पे अटक गई है बस। कौन? सर जी सर मैं बात कर रही थी, अब ये आम वाले कंसेप्ट जब से ये लेक्चर हुआ ना, ये इतना खूबसूरत लेक्चर हुआ है, अब जो सुई है ना दिमाग में वो आम और अग्नि पे ही अटक गई है। आए थे सर 2 केसेस आए जैसे आज इनफर्टिलिटी के ना, तो यही शुरू किया पहले कलंघन। डॉक्टर साहब जिस दिन हम आम और अग्नि की कंसेप्ट को लागू करने लग गए ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आयुर्वेद जो है वो समझ में आने लग जाएगा आपको। चलो ठीक है, इट्स अ नहीं सर बहुत बहुत दिमाग खुला है सर, विजन बहुत क्लियर हुआ है, मतलब काफी, मतलब पहले जैसे तो हम रहे ही नहीं बहुत फर्क पड़ा है सर अभी शुरू किया है ऐसे आपके विजन को फॉलो करना। थैंक यू सो मच सर। किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है। सर जो सर्टोली सेल होते हैं मॉडर्न में, जो इसमें है ना सर टेस्टिस में, तो इसके सामान्य किस में करेंगे सर आयुर्वेद में? देखिए क्या होता है कि आप है ना, हम हमेशा यही ढूंढते हैं कि भाई सर्टोली, देखिए वो क्या है, स्त्रोतस है। सर्टोली सेल्स इज नथिंग, इज स्त्रोतस। जी सर। ठीक है ना। जहां पर अब आप ये देखिए कि आ कहां से रहा है, सर्टोली सेल्स के पास तो वो आया है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि मैंने बार बार कहा कि रस धातु जो है, अगर आप रस धातु दुष्टि के लक्षण भी देखें तो वहां पर लिखा हुआ है पांडुत्वम स्त्रोत्साम रोदहा क्लैव्य, क्लैव्य साधक कृषांगता। क्लैव्य माने कि वो नपुंसकता को, षंडत्व को उत्पन्न कर रहा है। तो जो उनका कंसेप्ट है कि भाई वो वहां नहीं, ऐसा नहीं है। रस धातु जो है, जो आपने खाया है उस आहार रस से ही उत्पन्न होकर वहां पर जाकर और शुक्र धात्वाग्नि मान दे, यानी कि जो हार्मोन का लेवल है वहां पर, जैसे अगर मैं आपको सर्टोली सेल्स का नाम बताऊं तो जो शुक्र निर्माणक जो कोशिकाएं हैं उनको सर्टोली सेल्स कहते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। जी सर। ठीक है ना। हाँ जी सर। आपने क्या करना है, रस धातु रस अग्नि को करना है, फिर अपने आप ठीक हो जाना है, हो जाना हाँ है। जी, हाँ जी सर। थैंक यू सर। और कोई सवाल? हाँ जी सर, मुझे पूछना था सर। हाँ जी डॉक्टर साहब पूछिए। हाँ जी सर, जैसे हमने बोला ना कि सर आप बता रहे थे कि अम्बु में अब नॉर्मलिटी है, तो जैसे अगर अत्यासव होगा तो ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको भी सर हम इसी के अंदर लेंगे? प्रदुष्टार्थों के अंतर्गत लेंगे। हाँ जी सर, तो उसमें भी हम यही सोचेंगे कि इसमें भी आम दृष्टि है? हाँ आम दृष्टि है।
क्लियर कट आम दृष्टि है, क्योंकि अगर आम है तो वो क्या कर रहा है कि वो देखिए दो ही कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट अगर हम पढ़ के चलेंगे भाई या तो कम होगा या ज्यादा होगा, और कम या ज्यादा दोनों ही कंडीशन में अत्यार्तव है या अल्प आर्तव है। हाँ जी सर। बोथ कंडीशन आर आमजनित, क्योंकि ठीक है। अगर मान लीजिए कि अत्यार्तव यानी कि उसने ग्रंथि का निर्माण तो नहीं किया हाँ जी लेकिन सर। वो बाहर निकल गया, अगर आर्तव कम आया तो वह गर्भाशय में रुककर ग्रंथि का निर्माण कर देगा। हाँ जी ठीक है सर। तो सर इसमें हाँ सर। कैसे सर, वो नहीं मुझे समझ आया कि जैसे लंघन कराएंगे तो हम इसका आम नष्ट कर देंगे। हाँ अगर जी, आम नष्ट हो गया इट मीन्स कि वो जो अत्यार्तव था वो अपने आप ठीक हो जाएगा फिर, बिल्कुल। क्योंकि आम ही उसको अत्यार्तव करा रहा है। आम आम क्या, एक सिंपल बहुत बहुत एक, जिसे हम कहते हैं ना कि एक सिंपल कंसेप्ट समझ लीजिए आप। हाँ जी सर। 80% केस जो है ना वो आपके ऐसे ही होंगे कि और 80 और जो बहुत से केस हैं वो हम बिगाड़ते भी इसलिए हैं क्योंकि हम क्या करते हैं कि आपके पास जैसे कि ओलिगोस्पर्मिया का पेशेंट आया, ठीक हाँ है, जी सर। ओलिगोस्पर्मिया का पेशेंट आया और मैंने उसको सिद्ध मकरध्वज लिख दी। ठीक है सर। हाँ जी। पेशेंट ने कहा जी डॉक्टर साहब मैंने तो एक महीने से मैं खा रहा हूँ सिद्ध मकरध्वज। फिर वो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग धातु पौष्टिक चूर्ण भी देते हैं, कुछ लोग जो है वो मतलब वो सब कुछ दिए जाएंगे, हाँ जी सर। पर वो किसी को ये नहीं कहेंगे कि भाई तू उल्लंघन करके पहले पैसेज तो साफ कर ले। अब उस हाँ जी। गंदी नाली में तो जो भी जाएगा उसे खराब ही होना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जो जो मेन कंसेप्ट है ना, वो मेन कंसेप्ट क्या है कि अग्नि को ध्यान में रख के रस से शुक्र बनाने की क्रिया को संपादित करना है किसी भी केस में, नॉट ओनली इन फर्टिलिटी, इन हाँ जी सर। आमवात, इन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, इन एसएलई, कुछ भी कहीं भी चले जाओ आप। ठीक है सर। 13 चीजें हैं आपके पास। 13 चीजें कौन कौन सी? जठराग्नि, अग्नि, हाँ जी, धातु अग्नि 5 13 भूताग्नि प्रकार की। हाँ जी। और धातु 13 प्रकार के स्रोतस हैं आपके पास। 3 और उन सबको अगर आप एक बार विजुलाइज करना शुरू कर दोगे, कहीं भी अटक रहा है कुछ करना है तो वहीं पर लगाना है। लोग क्या करना शुरू कर देते हैं कि उसने मॉडर्न कर दिया, एसएलई किया, तो अब हमने कुछ नहीं सोचा, हाँ जी सर। उसने कह दिया फाइब्रोइड यूटेरस। कहा किसी ने कि भाई आपको फाइब्रोइड यूटेरस है। अब आप छोड़ दीजिए फाइब्रोइड यूटेरस को, आप कहिए कि भाई देखिए फाइब्रोइड यूटेरस का मतलब क्या है कि जो यूटेरस के वाले पार्ट है वहां पर ग्रंथि बन गई, यही बात है। हाँ जी सर। बिल्कुल। यही बात है ना, यानी कि जो आपका गर्भाशय है वह ठीक नहीं है, ठीक है। अब हाँ सबसे पहले तो आप गर्भाशय लिखिए, फिर गर्भाशय में क्या होगा। अब गर्भाशय जो है उसको आर्तव स्त्रोतस के द्वारा पोषण मिलता है, ठीक है जी। हाँ जी तो सर। रस धातु को निर्मित करना है, सही, एक बात। नंबर 2 की अपान वायु का स्थान है, 2। नंबर 3 की गर्भाशय का शोधन करना है। फिर गर्भाशय को बल्य करें, कोष्ठ, गर्भाशय को कोष्ठ भी कहा गया, आशय है ना गर्भाशय, गर्भ आशय, हाँ जी सर। एक प्रकार का कोष्ठ है। तो जितनी भी बल्य औषधियां हैं वो आप देना शुरू कीजिए। देखिए सिंपल ट्रीटमेंट होते हैं ना बहुत सी चीजों के, बहुत एक सिंपल ट्रीटमेंट है, वो अंततः कैसे आ जाएंगे, वो वात पित्त कफ के लेवल पर ही आ जाते हैं। हम क्या लगे रहते हैं बिना कुछ सोचे समझे ना, हमें तो कोई कंसेप्ट तो क्लियर है नहीं। हम क्या हाँ करते जी। हैं कि भाई पेशेंट आया तो फाइब्रोइड यूटेरस का था तो कांचनार गुग्गुल दे दो जी, हाँ जी सर। और किलो कांचनार गुग्गुल खिला देते हैं और वो कहता है बीपी ये तो ठीक नहीं हो रहा। सर वो एक्चुअली और वो वो कांचनार दिमाग में वो गुग्गुल जो है ना वो मेरे ख्याल से एक अलग से टीला और खड़ी कर देती है यूटेरस में। हाँ जी सर। आपने पेशेंट को सबसे पहले क्या करना है, देखिए एक अगर आप थोड़ा सा है ना एक विजुअलाइजेशन अपने दिमाग में कीजिए कि मान लीजिए कि अगर गर्भाशय में भी दिक्कत है तो सबसे पहले क्या कीजिए कि स्टमक से लेकर यूटेरस तक का रास्ता बनाइए जहां जाता है, और फिर वहां पर देखिए कि आप नंबर 1 सबसे पहले तो निदान परिवर्जन कर दीजिए। इसलिए मैं कहता हूं कि रोगी को लंघन पर आप जब डाल देते हो
तो जो उसको मिल रही सप्लाई है उसको आप कट करते हो। जब आपने उस सप्लाई को कट कर दिया तो आपके पास क्या रह गया कि वो घेराबंदी कर लिया आपने, क्योंकि बाहर से अब सामान नहीं आ रहा है और अंदर आम है। अब हमारी बॉडी क्या करेगी, उस आम को यूज करना शुरू करेगी, जिसके फलस्वरूप क्या होगा कि वो आम पाचन की क्रिया स्वाभाविक रूप से आपके शरीर में स्टार्ट हो जाएगी और उस स्वाभाविक आम पाचन के फलस्वरूप क्या होगा, स्त्रोतो अवरोध दूर होगा। अब आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे भूख लग रही है, ठीक है ना, आप कहोगे कि यार मुझे कुछ खाने को दो। इट मींस कि जठराग्नि के लेवल पर अग्नि जो है वो इग्नाइट हो रही है। तो दो चीजें हैं जी, एंजाइमेटिक लेवल पर यानी कि जठराग्नि, और हार्मोन लेवल पर यानी कि धात्वाग्नि। इस बात को क्लियर करते हैं आप, आपकी समझ में आती है ये बात? यस सर। जठराग्नि यानी एंजाइमेटिक लेवल, कि भाई फलाना जो है पेप्सिन है, रेनिन है और जो अन्य एंजाइम है, उनका काम क्या है, परिवर्तन करना, ठीक है, वो जठराग्नि के लेवल पर आ गए। फिर उसके पश्चात जब मांस, रक्त, रस, रक्त, मांस, ये धात्वाग्नि है, जहां पर हार्मोन लगते हैं जैसे इंसुलिन हो गए। फिर भूताग्नि का लेवल पर जो आ जाते हैं उस पे कुछ हार्मोन आते हैं, धात्वाग्नि के लेवल पर हार्मोन आते हैं। उन सबको समझकर और उन पर पर्टिकुलरली एंजाइमेटिक लेवल से लेकर और हार्मोनल लेवल तक किस तरह से उन चीजों को सही करना है, और मेरी ड्रग जो है वो सीधी टारगेट लेवल सेल पर जाकर लगे, उसके लिए मुझे पहले अपना मार्ग तो क्लियर करना होगा, अन्यथा कैसे वो लगेगी दवा। खिलाइए आप पुष्पदनवा रस, खिलाइए आप कांचनार, गुग्गुल, पुष्पदनवा रस और पता नहीं क्या क्या, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। सर ये जो ड्रग्स है ये हम लंघन के बाद स्टार्ट कर सकते हैं कि दीपन पाचन सब कुछ करना? देखिए डॉक्टर सपना, मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि अगर आपने सही से लंघन भी दे दिया ना, 80% तो पेशेंट तभी कहेगा कि डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ। ओके सर। आप आजमा के देखिए। सर आप एक बार बोल रहे थे कि कई बार क्या होता है ना, पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाती है, आपने कहा कि नहीं, वो आया पेशेंट, आपने 12,000 की 10,000 रुपए की दवाई दे दी, और ये आजकल ये धंधा ही है ना, आपने देखा होगा, वहां पर मिला होगा, कहीं जाएं बस में जाएं तो यस सर वो लिखा होता है निस्संतान दंपति मिले, यस सर, शादी से ना घबराएं, जिनको डर लगता है वो हमारे पास आए। और फिर जो है वो दवा दे देते हैं, है ना, नीम हकीम, और वो कहते हैं किसी को बताना नहीं, बस चुपचाप खा लेना, अगला बताने को भी नहीं। एक हमारे में समस्या ये भी तो है ना कि हम समस्या ऐसी खड़ी कर लेते हैं अपने अंदर अंदर घुट के ना, फिर किसी को बताएंगे और उससे भी कहेंगे तुम किसी और को मत बताना कि मुझे ये दिक्कत है, मर्दाना जनाना, पता नहीं क्या सिस्टम है, भारत पता नहीं कब आजाद होगा। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है डॉक्टर साहब, आवाज बिल्कुल अच्छी आ रही है आवाज। सर बस मैं ये बोलना चाहती थी कि ये चीज प्रैक्टिस में भी मैंने देखी, कुछ ज्यादा पेशेंट तो नहीं क्योंकि वो गायनेक में चले जाते हैं इनफर्टिलिटी के, लेकिन मेरे पास कुछ पेशेंट सिर्फ दीपन पाचन से ही उन्होंने कंसीव कर लिया। हाँ बाद में आए बताया, और फिर कुछ लोगों ने सिर्फ विरेचन से, मतलब जिन लोगों को 5-5, 6 साल से उनको नहीं हो रहा था, हाँ जी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, और सिंपल सर कुछ तो सिर्फ दीपन पाचन की ड्रग से उन्होंने कंसीव कर लिया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर आपने मार्क सही कर लिया ना, आप ऐसे सही करते चले जाओ। 20% ही केसेस कुछ ऐसे होते हैं डॉक्टर साहब जिन पर हमको वास्तव में ही कुछ जो है दवा, जो पर्टिकुलर ड्रग है वो चलानी पड़े। 80% केसेस जो होते हैं वो आम के ही होते हैं, स्त्रोतोरोध जो है वो किसी कारण की वजह से हो रहा है, जिसके फल से उन्हें पता नहीं, थोड़ा सा वेट ज्यादा है या काम करने की कोई आदत नहीं है, मम्मी ने कभी काम कराया नहीं, तो फिर वो क्या होता है, बस यही होता है, वो बैठे बैठे फूल गए, तो बस अब चल रहा है काम। जी सर। ठीक है ना? सर हाँ जी हाँ जी, डॉक्टर रजनी, माफ करना अगर मैंने कुछ कहा हो आपको तो। नहीं सर, नहीं सर, मुझे तो आज बच्चे ही तंग कर रहे हैं, मैं खड़े होके आज लेक्चर सुन रही हूँ, कभी इधर जाके कभी उधर जाके। सर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे हम लोग सर ट्यूबल ब्लॉकेज के पेशेंट्स हैं, उसमें समझ आता है कि ब्लॉकेज है कि आम है,
पर सर ये पैथोलॉजिकल कंडीशंस आ जाती हैं, इसको तो फिर वही डायग्नोस्टिक प्लस थेरापेटिक के साथ ही होगा, इसका भी जब फिर हम लंघन से ही सोच के चलें। डॉक्टर साहब मैं आपको अभी मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो ये होगा कि इंडिकेटर्स ऑफ सम कंडीशंस डायग्नोस्टिक लेवल पर। ठीक है ना, कैसे मान लो अगर आपके पास कोई लेकर आए पर्चा कि भाई मेरी जो है वो आरबीसी इतनी है, मेरा यूरिन ऐसा है, मेरा ईएसआर इतना है, मेरा सीआरपी ऐसा है, तो किस प्रकार से हम सम कंडीशन को इवेल्युएट करेंगे। ठीक है सर। सर जनरली जैसे देखते हैं ओवुलेशन स्टडीज वगैरह करवाते हैं, वो हो जाता है जब एचएसडी वगैरह ट्यूबल ब्लॉकेज का आ जाता है, वो मैं उसके बारे में समझना चाहती थी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं आपको बताऊंगा ना, क्या तो रहा हूँ। हाँ जी मैं सर समझ गई आपकी बात। हाँ जी ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। सर और आप कोई बोल रहे थे एक बार कि हाँ जी हाँ सर, सर भी सर बोलो। आप बोल रहे थे कि एक बार कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ लंघन हम कैसे कर सकते हैं सर, वो आपने पता नहीं शायद नहीं बताया था कि सर जैसे डायबिटिक पेशेंट में सर लंघन हम किस किस तरीके से करवा सकते हैं। लंघन जो है 10 प्रकार से करा सकते हैं आप। एक तो चतुष्प्रकारा संशुद्धि, पेशेंट नहीं मानता, उसको कहिए कि भाई जब प्यास लगे तो पानी मत पीना, तो क्या होगा। अच्छा मान लीजिए एक सिंपल सी बात है कि अगर आपको लगता है कि कहीं पर फ्लूइड एक्यूमुलेट है, ठीक है, आपने लंघन दे दिया, आपने लंघन कैसा लंघन दे दिया, प्यास लगे तो पानी मत पीना, तो बॉडी क्या करेगी, हाँ सर जो ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड बॉडी में पानी उसी को पी जाएगी। हाँ जी सर। कि नहीं, हाँ जी सर। यही करेंगे हम। भाई शरीर सूखने से पहले वो सूखेगा जो कि एक्यूमुलेटेड है, बाद में ही सूखेंगे हम। मान लीजिए कि सिंपल सी एक बार बार मैं वो बात कहता हूं कि अगर आपकी माता जी ने या आपके पति ने, सुरभि जी आपके होने वाले पति ने खाना नहीं बनाया, तो आप क्या करोगी, आप आसपास का खाना ढूंढकर खा जाओगी ना, कि भाई पहले देखोगी कि कोई नमकीन पड़ा है या फ्रिज खोल कर देखोगी कि कुछ पड़ा हो तो मैं खा लूं। बॉडी भी ऐसी, बाहर से अगर कुछ नहीं मिला तो अंदर जो पड़ा है आम, तो हमारे आम ही पड़ा होता है ना, रात का खाना पड़ा हुआ हो, शाम का खाना पड़ा हुआ हो, फ्रिज में पड़ा हुआ हो, या बिस्कुट पड़े हुए हो, दीज आर ऑल आर्म्स। तो पिपासा पे छोड़ दीजिए, और कुछ नहीं तो हवा ज्यादा ले लीजिए, और कुछ नहीं तो धूप ज्यादा ले लीजिए, पिपासा मारो तो आतप, पाचन उपवास पे रख दीजिए, पाचन अन्य उपवास, व्यायाम कर लीजिए, बहुत से रीजन तरीकों से कर सकते हैं हम लोग। जैसे डायबिटिक पेशेंट्स में हम कैसे कराएंगे फिर लंघन। देखिए डायबिटीज मधुमेह में ना 2 प्रकार से होता है, किसको कराना है आपने लंघन ना, 2 प्रकार के चिकित्सा सूत्र जो है, एक तो उरंगन, एक तो डायबिटीज 2 प्रकार के लोगों को हो सकती है, एक तो स्थूल व्यक्ति को हो रही है, उसकी संप्राप्ति अलग है, तो स्थूल वाले व्यक्ति में लंघन जो है वो इंडिकेटेड है, ये शोधन इंडिकेटेड है। कृष वाले व्यक्ति में नहीं है, अदरवाइज तो आप उसको वैसे ही मार दोगे, वैसे ही धातु पाक हुआ पड़ा है। तो किस में लंघन कराना है ये भी आपने देखना है। तो उसको जौ का आटा देकर, जैसे जौ मिला दी उसके खाने में, ऐसा खाना उसको देना जिसके फलस्वरूप क्या हो कि अवशोषण भी हो विकृत श्लेष्मा का, और जो है उसको भूख भी कम लगे। ठीक है, थैंक यू सर, ये पूछना था। तो मैं चलूं, 10 हो गए। हाँ जी सर, गुड नाइट सर, थैंक यू सर। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल जी, आपके गुड नाइट सर। गुड नाइट जी। थैंक यू गुड नाइट सर, गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट बोलो। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर। लो ओ तू भी कर दे गुड नाइट, चल। ये देखो बेबी बेटा, दीदी है, हेलो बोलो।
ये देखो राखी दीदी की है। सर मेरी नींद है, वो बच्चों को देख के बहुत खुश होती है। हाँ हाँ मुझे पता है, आई नो। ये नवदीप सिंह है। चलो जी, ओके जी, गुड नाइट। हेलो दिया, नहीं सर। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। नमस्ते। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर, गुड नाइट।